इसके अंदर आप लोगों का मैंने पढ़ा है, आप सारों का। इसमें एक चीज जो कह सकते हैं कि ये आपने जो प्रयास किया उससे निश्चित रूप से जिसने जितना प्रयास किया उतना उसको जो पिछली बार चर्चा हुई उसको समझने में अभी लगता है कि उस समय हम जो समझ रहे थे हम उसको दोबारा सुनते हैं तो कुछ और गहराई में प्रवेश करने को मिलता है। ये तो सबने इसको अनुभव किया होगा, ये एक निश्चित बात है। अभी ये जो पूरा टॉपिक है इस बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कंटिन्यूअस, खैर मैं अपना भी होमवर्क कर रहा था इसके ऊपर। ये एक्चुअल में इसका क्या क्या अर्थ है, इसमें एक एक चीजें अपन पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये जो टॉपिक है आपका, हाउ टू ओवरकम ए डिफिकल्टी, पहली ही चीज जो माँ कह रही है, बी परफेक्टली सिंसियर। तो इसके अंदर क्या क्या उनकी जो सिंसियरिटी के संबंध में माँ क्या क्या कह रही है, वो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप अपने आप से रिलेट करके उनका क्या क्या बना पाते हैं वो इंडिविजुअल के ऊपर है। मैं वो आपको एक एक जो उनका अलग अलग सारे वॉल्यूम्स मैंने माँ के देख लिए इस विषय में, जो इंपॉर्टेंट अपने लिए कुछ हैं, क्योंकि यूं तो चर्चा बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी जा सकती है या फिर उतने में कोई जरूरी नहीं है कि हम फॉलो कर पाए सारे को। तो मैं एक एक को आपको बोलता जाता हूं कि उस बारे में माँ क्या कह रही है। इसमें पहले वॉल्यूम में सिंसियरिटी के बारे में प्रेयर है माँ की, ओ लॉर्ड डिवाइन मास्टर ऑफ लव, enlighten their consciousness and their hearts. They have made an effort to reach out towards thee. ऐसे लगता है जैसे हम लोगों से भी ये संबंधित हो कि इन्होंने एक एफर्ट किया है, मेड एन एफर्ट टू रीच आउट टूवर्ड्स दी, हे प्रभु, बट बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस देयर प्रेयर्स प्रोबेबली डिड नॉट राइज टू दी एंड देयर फॉल्स कंसेप्शंस हैव बार्ड। उनके जो फॉल्स कंसेप्शंस हैं उसने द वे टू देयर एस्पिरेशन, उनकी जो अभीप्सा है उसकी पूर्ण परिणति तक के जो मार्ग है उसको बार कर दिया है, बीच में उसको अवरुद्ध कर दिया है। उनके जो फॉल्स कंसेप्शंस हैं जीवन को लेके या जिन भी चीजों को लेके, यट इन दाई मर्सी, फिर भी आपकी करुणा जो है, आपकी जो कृपा है, दाउ डूएस्ट टर्न ऑल गुडविल टू अकाउंट एंड ए फ्लैश ऑफ सिंसियरिटी। अब इसमें सिंसियरिटी की एक जो सिंसियरिटी का फ्लैश, एक कोंद भी जो है, इज इनफ फॉर दाई डिवाइन लाइट टू यूज इट टू इल्यूमिन द इंटेलिजेंस। सिंसियरिटी की अगर एक फ्लैश भी हो, एक फ्लैश कितना टाइम कितना होता है, वो भी पर्याप्त है किस चीज के लिए, दाई डिवाइन लाइट, आपकी जो डिवाइन लाइट है, टू इल्यूमिन इट द इंटेलिजेंस, टू यूज इट, उस सिंसियरिटी को काम में लेके द इंटेलिजेंस, जो बुद्धि है, उसको आलोकित करने में। तो सिंसियरिटी का कितना महत्व है। अपन पहले तो जब माँ बोल रही है बी परफेक्टली सिंसियर, कि जब आपके कोई समस्या है, हालांकि समस्या किसको कह रहे हैं वो एक एक अपन लेते जाते हैं, पहले तो इसी के ऊपर मैं खाली जो माँ जगह जगह बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप इसमें अपने आप देखते रहिए कि इनका वास्तव में आपको कहाँ क्या इसका अर्थ निकलता है।
अच्छा, फिर कह रहे हैं फॉर दाई सबलाइम लव टू पेनिट्रेट, और अगर सिंसियरिटी का फ्लैश हो, एक जरा सी भी किरण हो, कोंद हो, तो आपका जो सबलाइम लव है हे प्रभु, टू पेनिट्रेट इनटू ऑल हार्ट्स, सारे हृदयों के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए वो एक फ्लैश ऑफ सिंसियरिटी उसको काम में ले लेती है, जो दाई सबलाइम लव है उसको, किसके लिए? टू पेनिट्रेट इनटू ऑल हार्ट्स एंड टू फिल देम with that pure and lofty benevolence which is one of the best expressions of thy law। तो एक तो ये चीज हो गई कि आपकी अगर एक कौंद भी इसमें सिंसियरिटी की हो, ये एक प्रेयर है माँ की। इसके बाद में अब दूसरे के अंदर चलता हूं मैं। ये प्रेयर का डेट बताओगे? हाँ, मार्च 22, 1914। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि एक फ्लैश ऑफ सिंसियरिटी जो इनफ है, डिवाइन लाइट टू यूज इट टू इल्यूमिन द इंटेलिजेंस, बुद्धि को आलोकित करने के लिए, और जो दाई सबलाइम लव, उनका जो सबलाइम लव है, टू पेनिट्रेट इनटू ऑल हार्ट्स एंड फिल देम विद दैट प्योर एंड लॉफ्टी बेनेवोलेंस विच इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ दाई लॉ। पूरी प्रेयर है ये। इसके बाद में नेक्स्ट मैं चलता हूं। ये वॉल्यूम 4 है, जिसका पेज नंबर है 17। इसमें माँ कह रही है, व्हेन यू आर एब्सोल्युटली सिंसियर यू मेक ए कांस्टेंट एफर्ट टू लिव इन हार्मनी विद द हाईएस्ट आइडियल ऑफ योर बीइंग। ये है सिंसियरिटी। जब हम डिफिकल्टी को ओवरकम करने की बात कर रहे हैं और माँ कह रही है कि सिंसियर होना जरूरी है उसके लिए, सिंसियरिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आप एब्सोल्युटली सिंसियर हो, यू मेक ए कांस्टेंट एफर्ट टू लिव इन हार्मनी विद द हाईएस्ट आइडियल ऑफ योर बीइंग। आपके बीइंग का जो हाईएस्ट आइडियल है, द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग, आपकी जो सत्ता का सत्य है। इसीलिए हम ये कहें कि हम पर्टिकुलर कोई गोल लेके चले थे या कोई ऐसी चीज लेके चले थे, जो पिछली बार भी मैं कह रहा था कि कोई ये कहे कि नौकरी के अंदर मेरे को एफर्ट करना चाहिए, उसके न होने में माँ की कृपा है या होने में माँ की कृपा है, कैसे तय किया जाए? तो उसको आपकी कंफर्मिटी जो हाईएस्ट आइडियल है उससे होनी चाहिए। अदरवाइज तो आपके जो वाइटल के जो जितनी भी चीज़ें हैं, या आपके कंसेप्शंस हैं, पैशंस हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, अगर उसको आप आपकी एस्पिरेशन के स्थान पे कर लो और उसके लिए ये करने की कोशिश करो, तो वो तो डिवाइन ग्रेस नहीं हुई जो आपको उनमें सफल होने के लिए आपकी सहायता करे, क्योंकि वो तो उसके विधान के विपरीत चीज़ हो गई। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि सिंसियरिटी का अर्थ ये हुआ कि ए कांस्टेंट एफर्ट टू लिव इन हार्मनी विद द हाईएस्ट आइडियल ऑफ योर बीइंग, द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग, जो अभी आप कंसीव कर सकते हो हाईएस्ट वो, एट एवरी मोमेंट, इन ऑल दैट यू थिंक, ऑल दैट यू फील एंड ऑल दैट यू डू, जो आप सोचते हो, जो फील करते हो, एंड ऑल दैट यू डू, you try as perfectly as possible, as completely as possible, to put yourself in harmony with the highest ideal, or if you are conscious of it, अगर आप उस हाईएस्ट आइडियल के बारे में कॉन्शियस हो, क्योंकि यही मैंने अभी तुरंत में कहा कि अभी तो कॉन्शियस हो ही नहीं, तो हमारी इंटेलिजेंस जो कहती है या हमको लगता है ये हाईएस्ट हो सकता है, उसकी कन्फर्मिटी के अंदर सारे एक्शंस को, थॉट को, फीलिंग को और एक्शन को, उसके कन्फर्मिटी के अंदर सारों को एकीभूत कर देना। पर जब आप कॉन्शियस हो जाओ उस हाईएस्ट आइडियल के विषय में, विद द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग, देन यू हैव रीच्ड ट्रू सिंसियरिटी। एंड इफ यू आर लाइक दैट,
if truly you do not act from egoistic motives or for personal reasons, if you act guided by your inner truth, आपका जो आंतरिक सत्य है उससे दिशा निर्देश लेके आप आगे चल रहे हो, that is if you are perfectly sincere, तब मार्ग में जो समस्याएं आएंगी पर वो एक दिशा के अंदर जो मार्ग होगा उसके अंदर आएंगी। जैसे आप किसी दरवाजे में घुस रहे हो, उसकी बजाय आप कहो कि मैं दरवाजे के बिना अगर दीवार के सिर भिड़ा रहा हूं और कहूं कि ये समस्या आ रही है मेरे को इस पे विजय प्राप्त करने के लिए, तो ये एक सही बहाना या एक सही तरीका या सही कोई तर्क नहीं हुआ। इट इज एब्सोल्युटली द सेम टू यू वेदर द होल वर्ल्ड जजेज यू इन वन वे और अनदर। पूरी दुनिया आपको कैसे जज करती है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो अपने ईगोइस्टिक मोटिव से नहीं या पर्सनल रीजन से नहीं, जो हाईएस्ट आपका जो आइडियल है बीइंग का, उसके आधार पे एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी इवॉल्व होता रहता है जैसे जैसे आप उसके ऊपर चलते हो। इन दिस स्टेट ऑफ परफेक्ट सिंसियरिटी यू डू नॉट नीड टू अपीयर गुड और टू बी अप्रूव्ड बाय अदर्स। आपको अच्छा दिखने की कोई आवश्यकता नहीं है या दूसरे उसे स्वीकार करें, उसे सही जताएं, सिद्ध करें, उसकी आपको आवश्यकता महसूस नहीं होती और आवश्यकता है भी नहीं। फॉर द फर्स्ट थिंग यू एक्सपीरियंस when you are in harmony with your true consciousness is that you do not care what you look like। आप कैसे दिखते हो उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। whether you look like this or like that, whether you seem indifferent, आप दूसरों को इंडिफरेंट की भी इसको कोई मतलब ही नहीं है। कोल्ड कि इसके तो वार्मथ ही नहीं है। हमसे मिले हैं उसमें जो भावना की जो उष्मा होनी चाहिए वो बहुत कोल्ड लगेगा कि ये तो बिल्कुल तटस्थ बैठे हैं, कोई इनके इमोशंस नहीं है, डिस्टेंट, बड़े दूर बैठे हैं। इसकी बजाय अगर कोई आपकी फिजिकल मदर होती वो तुरंत आपको कैसे भाग दौड़ के करती, या ये मदर तो उस तरीके का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देती है। तो दूसरे को अगर ऐसा लग सकता है, ऑल दिस इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस प्रोवाइडेड, आई रिपीट दिस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, क्या शर्त क्या है उसकी? यू आर एब्सोल्युटली सिंसियर, दैट इज यू नेवर फॉरगेट दैट यू लिव इन ऑर्डर टू रियलाइज योर इनर सेंट्रल ट्रूथ। आपका जो आंतरिक और जो आपका केंद्रीय सत्य है उसी को जीवन में चरितार्थ करने के लिए, उसी को जीने के लिए आप प्रयासरत हैं। भाई आपको मिल गया या नहीं मिल गया, पर आप कम से कम सिंसियरली उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरे उसके विषय में क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं वो फिर आपकी परवाह का विषय नहीं रह जाता। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऊपर माँ सिंसियरिटी के ऊपर बोल रही है 5वें वॉल्यूम में, ये है 25 मार्च का, मार्च 25, 1953। ये कह रहे हैं द क्वेश्चन इज टू बी सिंसियर इफ यू आर, हाँ पेज नंबर 5। सिंसियरिटी नहीं, ऊपर कह रहे हैं इफ यू आर नॉट सिंसियर डू नॉट बिगिन योग। अगर आप सिंसियर नहीं हैं, हालांकि ये प्रोत्साहित करने का कोई माँ का इसमें उद्देश्य नहीं है कि आपको ये कहे कि योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे कहेंगे भी हम तो सिंसियर नहीं है, कोई भी ये नहीं कहना चाहेगा कि मैं सिंसियर हूं। तो वो कह रहे इफ यू आर नॉट सिंसियर डू नॉट बिगिन योग। तो ये आपको इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है कि जी हम योग न करें। सिंसियरिटी इज परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल थिंग्स and perhaps it is also the most effective. If you have perfect sincerity, you are sure of victory. It is infinitely difficult, अनंत रूप से मुश्किल है
सिंसियरिटी रखना एक हिस्से में भी आ गई तो परफेक्ट सिंसियरिटी रखना कि आप हर चीज़ को स्क्रूटनाइज करके, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो ट्रू गाइड है, आंतरिक जो गाइड है आपका, हर चीज़ को वो स्क्रूटनाइज करता है अपनी हाईएस्ट आइडियल की लाइट में, और उसी की कन्फर्मिटी में सारों को रीअरेंज करना चाहता है आपके पूरे जीवन को। इसीलिए तो फर्क आता है। अब सिंसियरिटी क्या है? सिंसियरिटी कंसिस्ट्स इन मेकिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बीइंग, आपके बीइंग के सारे तत्वों को, ऑल द मूवमेंट्स, सारी उसकी क्रियाकलाप है, गतिविधियां हैं, सब जो उसमें चीजें हैं, वेदर आउटर और इनर, चाहे वो बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, all the parts of the being, all of them have one single will, to belong to the divine, to live only for the divine, to will only what the divine wills, to express only the divine will, to have no other source of energy than that of the divine. अभी तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी किससे मिलते हैं? सेंसेशंस से, देखने से, सुनने से। अच्छा दृश्य देख लिया, कानों को अच्छी चीज सुननी चाहिए, उसमें भी मेरी बड़ाई हो रही हो, अच्छा लगता है, उन सेंसेशंस से एनर्जी मिलती है। या और भी क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ये तो विषय अलग हो जाएगा। अभी तो जो सिंसियरिटी के बाद में बोल रहे हैं वो, एंड यू फाइंड दैट देयर इज नॉट ए डे, नॉट एन आवर, नॉट ए मिनट व्हेन यू डू नॉट नीड टू इंटेंसिफाई, कि आपका जो भी एफर्ट है, बीइंग जिस इंटेंसिटी पे वाइब्रेट कर रहा है आपका, उसको और ज्यादा वाइब्रेट करने की, इंटेंसिफाई करने की आवश्यकता न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रतिदिन, प्रति घंटा, हर मिनट, हर क्षण आपको इंटेंसिफाई करने की आवश्यकता है। रेक्टिफाई योर सिंसियरिटी, आपकी जो भी सिंसियरिटी, सच्चाई जिस भी मात्रा में है, मेरे को लगता है कि एक लेवल की है, पर उसको हर क्षण, प्रतिदिन मांझने की, रेक्टिफाई, उसमें जो जो कुछ भी है उसको संशोधित करने की, उसको सही करने की आवश्यकता है। ए टोटल रिफ्यूजल टू डिसीव द डिवाइन, परमात्मा को डिसीव करने का पूरा इनकार, टोटल कंप्लीट रिफ्यूजल, इस चीज से पूरा इनकार कि परमात्मा को डिसीव किया जाए। ये हमारे लिए पर्सनली क्या मायने रखता है, ये हम सारे इसमें काफी मैच्योर हैं। ये शब्द अपने आप के अंदर इतने पावरफुल हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए वो तो रीअरेंज अब हर जने को अपने तरीके से करना है। इसीलिए इसमें चर्चा का विषय माँ खुद कह रही है, इसलिए इसके एलिबोरेशन की तो कोई विशेष जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रश्न होगा, क्योंकि खाली परफेक्ट सिंसियरिटी की बात नहीं है, मैंने और भी इसमें जो जो टर्म्स माँ ने काम में ली हैं, कोशिश करी है उनको कुछ कुछ आपको मैं ये दे सकूं। पिक्चर तो शायद कुछ क्लासें लगातार अपन इसकी करेंगे तो भी नहीं बन पाएगी, पर कितना मुश्किल ये पूरा जो मैटर है, थोड़ा तो उसका अंदाज आ ही जाएगा। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज क्या है? नॉट टू डिसीव वन सेल्फ। वन नोज वन कैनॉट डिसीव द डिवाइन, even the cleverest of the asuras cannot deceive the divine. But even when one has understood that, one sees that quite often in one's life, in the course of the day, one tries to deceive oneself without even knowing it, spontaneously, सहज रूप से डिसीव कर रहे हैं, and almost automatically। और फिर एक समय के बाद तो, क्योंकि आप बार बार अपने सत्ता के सत्य को अस्वीकार करते हो, तो वो चीज जो है आपसे रिसीड हो जाती है। जो ग्रेस आई थी द मदर में, जैसे वो बोल रहे हैं कि एक समय के बाद में वो रिसीड कर जाती है, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होती उस अज्ञान से। आपकी जो स्थिति है, जो डाउन ट्रोडन और लिमिटेड जो आपकी स्थिति है, उससे आपको तकलीफ नहीं होती। और ये सबसे बुरी बात है। आपको तकलीफ है वो तो ये दिखा रहा है कि आत्मा कहीं से आपको इंटीमेशंस दे रही है, आपको प्रॉड कर रही है, आपको बार बार सचेत कर रही है। और सबसे बुरी बात तो क्या है, जब वो आपको कहना बंद कर दे और आपको वो ही लाइफ जो आप जी रहे हो वो आपको सहज, मतलब स्पॉन्टेनियसली ऐसे लगे हाँ भाई यही तरीका है, वो तो दूसरा एक कपोल कल्पना है, प्रैक्टिकेबल ही नहीं है वो चीजें। तो इसलिए बढ़िया है ऐसी जियो।
One always gives favorable explanations for all that one does. जो भी व्यक्ति करता है उसके लिए फिर वो बहुत फेवरेबल एक्सप्लेनेशंस देता है। अभी मेरे को ये क्या करूं, मेरी कंडीशन सी ऐसी है। फॉर वंस वर्ड्स, जो उसने कहा, फॉर वंस एक्ट्स, जो वो करता है उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर एक्सप्लेनेशंस देता है। दैट इज व्हाट हैपन्स फर्स्ट। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ ऑब्वियस थिंग्स लाइक क्वारलिंग एंड सेइंग इट इज द अदर वंस फॉल्ट। इसकी बातें नहीं कर रहे कि ये तो दूसरे की गलती है, जब आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। ये तो माँ कह रही है बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। हालांकि ये इतनी ऑब्वियस नहीं है जितनी माँ कह रही है हमारे लिए, तो क्योंकि हम तो इसी को ही ऑब्वियस नहीं मानते। तो माँ जो कह रही है वो तो और भी गंभीर बात है। आई एम स्पीकिंग ऑफ द वेरी टाइनी थिंग्स ऑफ डेली लाइफ। तो ये if you are sincere in all the elements of your being to the very cells of your body, and if your whole being integrally wants the divine, you are sure of victory, but for nothing less than that. That is what I call being sincere. I am not speaking of glaring things like obeying your impulses, your caprices. मतलब आपके सनक जग गई और उस सनक में आप क्या कहते हो, आई डू नॉट बिलोंग टू माई सेल्फ एनी मोर। मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं तो भगवान के लिए बिलोंग करता हूं। आपके सनक जग गई है। इट इज द डिवाइन हु इज डूइंग एवरीथिंग इन मी, हु इज एक्टिंग इन मी। और इस बहाने वो जो कर गुजरते हैं, क्योंकि उनको ये सनक जग गई, पर वास्तव में उसका कोई सच्चा आधार होता नहीं। दैट इंडीड इज क्रूड इनफ। आई एम स्पीकिंग ऑफ मोर रिफाइंड पीपल, ए लिटिल मोर नोबल, who put on a pretty cloak, एक लबादा ऊपर से डाल देते हैं अपनी डिजायर्स को कवर करने के लिए। क्योंकि नॉर्मल लाइफ आपको जो दे सकती थी, वो आपने जो साधुता का लबादा पहना, उससे और ज्यादा आपको परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए उस लबादे के अंदर जिन चीजों को आपको संसार पहले कहता था ये आप क्या कर रहे हैं, उनको आप और भड़की डिजायर्स के अंदर फुलफिल करना शुरू कर देते हैं उस लबादे के अंदर। How many things in the course of the day, how many thoughts, sensations, gestures, भाव भंगिमाएं। आदमी को देखा कैसे कैसे आपके भाव उठते हैं, आप तुरंत उसको जज कीजिए। माँ जिस डिटेल के अंदर जा रही है, आप देखिए कि अब आप समझ रहे हैं कि क्यों आप डिफिकल्टी है उसको ओवरकम करने में। जो सिंसियरिटी की माँ बात कर रही है वो कितनी गंभीर बातें हैं। इसकी लाइट में अब हम देख सकते हैं कि जो जो हमने लिखा है, माँ फंडामेंटल बात कर रही है। माँ कोई ऊपरी बातें नहीं कर रही जो सुनी सुनाई बातें हैं कि हमारे वाइटल की डिजायर्स नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। माँ तो ऐसे कोई शब्द ही नहीं काम में ले रही, वो तो प्रैक्टिकल बात कर रही हैं। वो ही हम इस ग्रुप में चाहते हैं कि जब आप लिखें तो उसमें तुरंत महसूस हो जाता है कि ये सुनी सुनाई बातें लिख रहे हैं या एक्चुअल में उसने कुछ लिखा है। तो इसकी आप कोशिश कीजिए कि उसको आप अपने जीवन से पर्टेन करके लिख पाएं। Gestures are turned exclusively towards the divine in an aspiration. कितने एक जेस्चर्स हैं आपके, कितने एक ऐसी क्रियाकलाप, भाव भंगिमाएं हैं जो परमात्मा की ओर आपकी एस्पिरेशन है। एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली क्या उसके बैकग्राउंड में नहीं होते डिवाइन? तो हाउ मैनी, कितने हैं ऐसे? आई बिलीव इफ यू हैव ए सिंगल वन इन द होल डे, अगर एक भी आपके ऐसा आ जाए भाव, तो यू मे मार्क दैट इन रेड। उसको अच्छे अक्षरों में आप लिख सकते हो, अरे वाह एक भाव तो आया मेरे आज पूरे दिन के अंदर। व्हेन आई से इफ यू आर सिंसियर यू आर श्योर टू विक्ट्री, श्योर ऑफ विक्ट्री, आई मीन ट्रू सिंसियरिटी, टू बी कॉन्स्टेंटली द ट्रू फ्लेम। वो सच्ची ज्वाला, वो सच्ची फ्लेम, सतत रूप से, कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंट छोड़ो, हम समय तो निर्धारित करें इसका कि इस समय तो एटलीस्ट कम से कम और कोई दूसरी चीज का मेरे पे क्लेम न होगा। उस आधी घंटे, एक घंटे या जो भी समय आप कर सकते हो, दैट बर्न्स लाइक एन ऑफरिंग, दैट इंटेंस जॉय ऑफ एग्जिस्टिंग ओनली फॉर द डिवाइन।
एकमात्र परमात्मा के लिए एग्जिस्ट करने का जो इंटेंस जॉय है, एंड फॉर द डिवाइन, एंड फीलिंग दैट विदाउट हिम, कि उनके बिना नथिंग एग्जिस्ट्स, कोई किसी चीज का कोई वजूद ही नहीं है, कोई चीज भी अस्तित्वमान नहीं है। दैट लाइफ हैज नो लॉन्गर एनी मीनिंग, नथिंग हैज एनी पर्पस, नथिंग हैज एनी वैल्यू, nothing has any interest unless it is this call, this aspiration, this opening to the supreme truth, to all that we call the divine। हम जिसको divine कहते हैं, because you must use some word or other, हम कोई तो शब्द काम में लेने पड़ेगा भाई। डिवाइन भी तो एक कंसेप्शन है हमारे लिए, और जो इवॉल्व करता जाता है। जैसे जैसे आप चेतना में विकसित होते जाएंगे तो डिवाइन का जो आपका कंसेप्शन है वो भी इवॉल्व करता जाएगा। द ओनली रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, तो परमात्मा एकमात्र आपके लिए इस एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है, उसका एकमात्र रीजन बच जाए। रिमूव दैट एंड एवरीथिंग डिसअपियर्स, और उन परमात्मा को हटाओ और कुछ बचता ही नहीं। धीरे धीरे ये भाव, इसको माँ कहती है ट्रू सिंसियरिटी। तो एक ये चीज हमारे क्लियर हुई। मैं धीरे धीरे खाली एक बार की जिस सिंसियरिटी की माँ बात कर रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम उसको एक सही पर्सपेक्टिव में तो समझें। फिर 12वें वॉल्यूम में एक जगह माँ कह रही है, द मेजर ऑफ द सिंसियरिटी इज द मेजर ऑफ द सक्सेस। आपको जो उसके अंदर सफलता मिली है वो उसका परिमाण क्या है, परिमाप क्या है उसका कैसे आप तुरंत, मापदंड क्या है, सिंसियरिटी। हालांकि सक्सेस, अब वो सक्सेस तो सिंसियरिटी का माँ ने जब डेफिनेशन दे दी, तो आप जो भी मापदंड लगा रहे हो सक्सेस के, उनको तुरंत उससे नाप सकते हो कि वो किस चीज की बात कर रही है। ठीक है, ये सारे रेफरेंसेस मैं माँ के जो मातृवाणी है, द मदर जो बुक है, द मदर नहीं सॉरी, माँ के जो वॉल्यूम्स हैं 17 वॉल्यूम्स, उनके जो कलेक्टेड वर्क्स हैं उनके, और मैंने नंबर इसमें कहे हैं और पेज नंबर भी बताए हैं। अच्छा, अब इसमें परफेक्ट सिंसियरिटी फिर से वॉल्यूम 12 माँ का है। बाय परफेक्ट सिंसियरिटी वी मीन दैट ऑल आवर थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस एंड एक्शंस should express nothing but the central truth of our being। हमारे बीइंग का जो सेंट्रल ट्रूथ है, फिर से वही बात, मतलब जो माँ इसमें पहली ही चीज की डिफिकल्टी को ओवरकम कैसे करें, बी परफेक्टली सिंसियर। अब सिंसियर का मतलब क्या है, अब देख लो आप, अगर ये मतलब आप लगाते हो तो उससे क्या क्या इसके मायने निकलते हैं। अब आप पर्सनली, आप सारे सब समझदार हैं, उसमें क्या करना चाहिए उसको तो अब आप अपने आप देख लीजिए। अब हम आते हैं वॉल्यूम 13, माँ क्या कहती है 13th वॉल्यूम में। लैक ऑफ सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का अभाव, सच्चाई का जो इसके अंदर अभाव है, सच्चाई न होना है, इज द कॉज ऑफ द डिफिकल्टीज। आपके समस्याएं ही इसलिए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इसको एब्सोल्यूट रूल बनाओ, क्योंकि इसी के लिए मैंने एक दूसरा कोटेशन जो श्री अरविंद ने कहा कि वास्तव में डिफिकल्टी का अर्थ क्या है, उसके लिए मैं एक आपको कि थोड़ा थोड़ा ये चीजें दे के फिर इसके ऊपर अपन सोच सकते हैं कि इसके मायने क्या हैं। हम जो इसको सोच रहे हैं वैसा नहीं है ये। तो द लैक ऑफ सिंसियरिटी इज द कॉज ऑफ द डिफिकल्टीज वी मीट एट प्रेजेंट। इनसिंसियरिटी इज इन ऑल मैन, सभी मनुष्यों के अंदर है ये। देर आर परहैप्स 100 men on earth who are totally sincere। शायद पूरे धरती के ऊपर 100 लोग हैं, परहैप्स बोल रही है माँ। मैन्स वेरी नेचर मेक्स हिम इनसिंसियर, उसकी जो प्रकृति मात्र है मनुष्य की, वो इनसिंसियर है, उसको इनसिंसियर बना देती है उसकी प्रकृति। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल है। फॉर ही इज कॉन्स्टेंटली डिसीविंग हिमसेल्फ, अपने आप को वो डिसीव कर रहा है। भाई आप जो डिसीव करने का मतलब,
आप अपने आप को क्या समझते हो? शरीर समझते हो और उसके आधार पे काम कर रहे हो, तो आप डिसीव कर रहे हो। आप अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझते हो, जो हमने चेतना के चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि देर आर टू थिंग्स, कॉन्शियसनेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स को आप अपना ट्रूथ मान बैठते हो और उसके आधार के ऊपर आप अपने जीवन को अरेंज करने की, व्यवस्था करने की, जीवन की कोशिश कर रहे हो, उसको कह रहे हैं डिसीव करना। तो कौन है हम में से जो शरीर को खुद नहीं मान बैठता, या आपकी जो वाइटलिटी है, उसकी डिजायर से, पैशन से, उनको स्वयं को नहीं मान बैठता, या आपके जो भी भाव हैं, सात्विक हैं या जैसे भी हैं, उनको अपने आप से न मान बैठता? कौन है ऐसा? भाई हम टू स्टार्ट विथ ही हम करते ही इसी तरीके से हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो नेचर है मनुष्य का, फॉर ही इज कॉन्स्टेंटली डिसीविंग हिमसेल्फ, हाइडिंग द ट्रूथ फ्रॉम हिमसेल्फ, मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर हिमसेल्फ। तो योग क्या है? जो पहले माँ कह रही थी, अब एक जगह ये कह रही है माँ, योग इज द वे टू बिकम सिंसियर। पहले तो ये कह रही थी योग शुरू नहीं करना चाहिए जो सिंसियर नहीं है उसको, पर अब इसके साथ ही ये तो बिल्कुल अलग चीज कह रही है माँ कि योग इज द वे टू बिकम सिंसियर, कि आपको सिंसियर बनाने के लिए योग ही है, वो उसका तरीका है। पहले तो कह रही है सिंसियर अगर नहीं हो तो योग शुरू नहीं करना चाहिए, अब कह रही है सिंसियर बनाने का तरीका योग है। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बीइंग, आपकी सत्ता के सारे हिस्सों में, क्योंकि योग शुरू करता है व्यक्ति कोई बेसिक एस्पिरेशन से, उसके अंदर कोई परमात्मा के लिए अभीप्सा आई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे पार्ट्स जितने भी है उन्होंने कंसेंट कर दिया उस चीज के लिए। योग उनको धीरे धीरे उनकी तारतम्य में लेके आता है, समस्वरता में लेके आता है, सामंजस्य में लेके आता है। आपकी जो सेंट्रल ट्रूथ है, जो सेंट्रल एस्पिरेशन है, ये ही सिंसियरिटी है। इसलिए योग आपको सिंसियर बनाता है। जितना आप सिंसियर होते हैं उतना ही आप योग के अंदर और तीव्र गति से आगे जा सकते हैं, सही दिशा के अंदर प्रगति कर सकते हैं। अदरवाइज तो योग तो अचेतन और सचेतन दोनों तरीके से सारी विश्व कर ही रहा है, चाहे बिना चाहे। अच्छा, सिंसियरिटी के विषय में तो ये बातें हो गई। अब डिफिकल्टी, इसका थोड़ा सा तो, क्योंकि अब सिंसियरिटी के विषय में तो सारों को अब कोई इसमें संदेह तो रहने की बात ही नहीं है। अब तो ये है कि प्रैक्टिकली हम कितना इंट्रोस्पेक्शन करके इंडिविजुअली क्या कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस रिकॉर्डिंग को, इन सारी चीज़ों को बार बार हम पढ़ सकते हैं। माँ जगह जगह क्या कहती है उनका संकलन करके, कि इसमें जो जो चीज़ें आई, वास्तव में उन शब्दों का कितना गहरा अर्थ है वो सरफेस पे नहीं है। जब हम उन गहरे जो उनके मायने हैं उन पे जाना शुरू करते हैं, जो एक प्लेन जो टेक्स्ट लगता है माँ का, उसके गंभीर अर्थ, उसके निहितार्थ हैं, उन शब्दों के अंदर जो निहित है, उसमें गर्भित जो है, वो बहुत ही अलग पूरा रंग रूप ले लेते हैं। सारा व्यू चेंज हो जाता है। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमको लगता है डिफिकल्टी, अब श्री अरविंद के संदर्भ में आते हैं कि हमको लगता है डिफिकल्टी, अगर सिंसियरिटी नहीं है तो डिफिकल्टी आ रही है, तो क्या श्री अरविंद और माँ सिंसियर नहीं थे? मतलब हम किसको डिफिकल्टी कहें, किसको क्या कहें, एक सारा पूरा परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए कुछ कोटेशंस मैं आप लोगों को ये दे देता हूं। इसका क्या बन पाता है वो तो अपन देखते हैं। ये वॉल्यूम है श्री अरबिंदो का, कंप्लीट वर्क्स का 32। वो है द मदर, माता जो पुस्तक है आपकी, वो तो छोटी है, पर उसके साथ जो श्री अरविंद के लेटर्स हैं वो है ये। इसका पेज है 94। डिफिकल्टीज, क्योंकि हम डिफिकल्टीज की बात कर रहे हैं। किसी ने पत्र लिखा होगा
श्री अरविंद को या माँ को संबोधित करते हुए। वो पत्र क्या है? मदर स्पोक टू मी ऑफ द राइट एटीट्यूड एज वन विदाउट टेंशन एंड स्ट्रेन, one which is full of sunshine and as spontaneous as a flower opening to the light. This is all very well for beings like you and the mother. कि माँ ने मेरे को, किसी आदमी ने लिखा है ये, कि माँ मेरे को कहती है कि अगर आप राइट एटीट्यूड रखो और कोई टेंशन और स्ट्रेन, आपको कोई परेशानी होगी नहीं, और उस राइट एटीट्यूड के अंदर आप अगर सच्चा मनोभाव रखो तो फुल ऑफ सनशाइन, पूरा चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, और वो इतना एज स्पॉन्टेनियस, वो ऐसा सहज है जैसे कि एक फ्लावर ओपनिंग टू द लाइट, जो कि प्रकाश के प्रति खुल रहा है। तो प्रभु, ये आपके लिए, बीइंग्स लाइक यू एंड द मदर, आपके और माँ के लिए तो अच्छा हो सकता है ये जो बात है, हु आर अवतार्स, जो अवतार हैं उनके लिए तो बात बहुत अच्छी है। बट हाउ कैन वी पुअर मोर्टल्स, हम जो मृत्युशील जो प्राणी हैं बेचारे, वी पुअर, टेक दिस वेग, कि हाउ कैन वी, हम इस वेग प्रिस्क्रिप्शन फॉर गाइडेंस, हम इस प्रिस्क्रिप्शन को लिख दिया आपने, हम कैसे कर लें इसको? आप तो अवतार हो, आपको क्या जोर आता है? मतलब आप कहने का अर्थ समझ रहे हैं इसको, कि आपको क्या जोर आ गया? आप तो ऐसा प्रिस्क्रिप्शन हमको दे रहे हैं, आप हमारे ऊपर सोच ही नहीं रहे कि हम पुअर मोर्टल्स हैं। आप ऐसी सलाह दे देते हो कि ऐसी दवाई ले, ये मिलती है स्वर्गलोक के अंदर, अब मैं जाऊं स्वर्गलोक के अंदर, कैसे जाऊं? एंड हाउ टू गेट दिस एटीट्यूड इफ नॉट थ्रू कॉन्स्टेंट प्रेयर, आर्ड्यूअस मेडिटेशन एंड ए कॉन्स्टेंट एफर्ट टू रिजेक्ट रॉन्ग मूवमेंट्स। और ये एटीट्यूड जिसकी माँ बात कर रही है, जो माँ मेरे को कह देती है, कैसे प्राप्त करें उसको? बिना सतत प्रार्थना के, आर्ड्यूअस मेडिटेशन, जबरदस्त लॉन्ग मेडिटेशंस, इतने जो ये गंभीर मेडिटेशंस की जो पद्धतियां हैं, या कांस्टेंट एफर्ट टू रिजेक्ट रॉन्ग मूवमेंट्स, इसके बिना कैसे करें? आप तो अवतार हो, क्या जोर आता है हमको प्रिस्क्राइब करने में? और ऐसे पत्र नहीं, अगर आप ये पुस्तक पढ़ते हो तो आप देख सकते हो कि ये मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे कैसे पत्र लिखे हैं लोगों ने। आउटराइट श्री अरविंद को लिखते हैं कि आप तो शांति से अपना ध्यान कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये तो रोज का धंधा हो गया आपका कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, नो टाइम नो टाइम, इतनी गंदी भाषा में कि हम तमीज से किसी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, इसी पुस्तक में है। तो अब इसके लिए श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? यू से दैट दिस वे इज टू डिफिकल्ट फॉर यू और द लाइक्स ऑफ यू, कि आपके लिए या आपके जैसे लोगों के लिए ये मार्ग बहुत ही मुश्किल है, और खाली अवतार्स लाइक माई सेल्फ और द मदर, मेरे या माँ के जैसे जो अवतार टाइप के लोग हैं ना, अवतार्स लाइक, दैट कैन डू इट, तो हम ही कर सकते हैं। दैट इज ए स्ट्रेंज मिसकंसेप्शन। तो डिफिकल्टी की जहां तक बात है, मैं तुमको थोड़ा थोड़ा कि डिफिकल्टी तुम किसको मानते हो वो समझना एक बार शुरू करो, और किस तरीके की बातें साधकों ने करी हैं। और ये साधक भी कोई आम साधक नहीं है, इनके नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, पर तुमको तो उसके मैटर से मतलब है कि ऐसे लोग भी जो एक्चुअल में एडवांस साधक थे, उनके लेटर्स आप इसमें पढ़ो, इसी पुस्तक में, और दूसरी पुस्तक की तो आवश्यकता ही नहीं है, इसमें इनफ मिल जाएगा आपको कि आपको लगेगा ये क्या चल रहा है। That is a strange misconception, for it is on the contrary the easiest and simplest, कि right attitude रखना easiest and simplest and most direct way, and anyone can do it। ये तो कोई भी कर सकता है कि आप right attitude रखो। If he makes his mind and vital quiet, even those who have a tenth of your capacity can do it। और जिसने भी लेटर लिखा उसको कहा तेरे से 10वें हिस्से की भी किसी में कैपेसिटी होगी, वो भी ये काम कर पाएगा। It is the other way of tension and strain and hard endeavor that is difficult and needs a great force of tapasya। और जिस चीज की तू बात कर रहा है कि लंबा ध्यान करना, सतत प्रार्थना करना, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन की, स्ट्रेन की, हार्ड एंडेवर की आवश्यकता है। अब माँ क्या, ये श्री अरविंद क्या कह रहे हैं
एज फॉर द मदर एंड माई सेल्फ, कि तू मेरी और श्री माँ की बात कर रहा है, तो ये सुनो, वी हैव हैड टू ट्राई ऑल वेज, जितने भी तरीके हैं सारे हमने ट्राई किए हैं। फॉलो ऑल मेथड्स, जितनी भी पद्धतियां हैं वो सारी हमने फॉलो करके देखी हैं। टू सरमाउंट माउंटेन्स ऑफ डिफिकल्टीज, और पर्वत के पर्वत जो हैं समस्याओं के हमने सरमाउंट किए हैं, उन पे चढ़ा है हमने। ए फार हैवियर बर्डन टू बेयर देन यू और एनीबडी एल्स इन दिस आश्रम और आउटसाइड, कि इस आश्रम में या आश्रम से बाहर, या आपने या आपके अलावा विश्व में किसी ने भी इतना बोझ न उठाया होगा, उससे कहीं भारी गुरुतर वजन हमने उठाया है। इसीलिए तो जो समाधि पे प्रार्थना लिखी है माँ ने, वी ओ टू दी, आपने सब कुछ संसिद्ध किया है। क्यों लिखी है माँ ने? हमारे लिए सब कुछ किया है, तो कोई भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं है, उसका ट्रूथ बहुत प्रोफाउंड ट्रूथ है उसके पीछे, जो माँ ने समाधि पे प्रार्थना जो लिखी है। इस लाइट में आप देखिए कि उन्होंने क्या काम किया है। फार मोर डिफिकल्ट कंडीशंस, बैटल्स टू फाइट, फार मोर डिफिकल्ट कंडीशंस के थ्रू हम गए हैं, और ऐसे बैटल्स के थ्रू गए हैं, वुंड्स, ऐसे घावों को हमने सहन किया है, टू एंड्योर, वेज टू क्लीव, मतलब ऐसी कंदराओं पहाड़ों के अंदर से हमने मार्ग निकाला है, थ्रू इम्पेनिट्रेबल मोरास, ऐसे दलदल के अंदर से, ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर से हमने मार्ग निकाला है, एंड डेजर्ट, ऐसे सूखे रेगिस्तानों से, जंगलों से, बीहड़ों से, होस्टाइल मोरासिस टू कोंकर, और खाली वैसे ही नहीं, होस्टाइल, जैसे आप उसमें देखते हो कि उस जंगल में गए तो वहां के पेड़ आपको खा जाने के तैयार हैं, एक एक चीज आपको खा जाने के लिए तैयार है, पूरी मनुष्य जाति आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, कि विश्व युद्ध तो माने का, जैसे कि माँ के लिए वो विश्व युद्ध हुआ हो कि उनकी शक्ति यहां काम न कर सके। जब ऐसी कंडीशंस में आप हो, ए वर्क सच एज आई एम सर्टेन नन एल्स हैड टू डू बिफोर अस, हमारे से पहले किसी को ऐसी समस्याओं का सामना या ऐसा कार्य किसी को करना ही नहीं पड़ा। फॉर द लीडर ऑफ द वे इन ए वर्क लाइक आवर्स, हमारे जैसा किसी ने अगर बीड़ा उठाया है, उसका अगर कोई नेतृत्व करने वाला होगा, कोई अग्रणी होगा, उसका नेता होगा उस मार्ग का, हैज नॉट ओनली टू ब्रिंग डाउन एंड रिप्रेजेंट एंड एम्बॉडी द डिवाइन, उनको खाली परमात्मा को यहाँ नीचे अवतरित करना, उनका प्रतिनिधित्व करना और उनको मूर्तिमान करना ही उनका उद्देश्य नहीं है, बट टू रिप्रेजेंट टू, साथ में किस चीज को भी रिप्रेजेंट करना है, असेंडिंग एलिमेंट इन ह्यूमैनिटी, मनुष्य जाति के अंदर जो आरोहणशील तत्व है, जिसमें सारी जो नीचे का गुरुत्वाकर्षण है, जितने भी सारी जो चीजें आपके इवोल्यूशन से आ रही हैं, सारी हॉस्टिलिटी है, इग्नोरेंस है, जो भी चीजें उसके साथ हम एट्रीब्यूट करते हैं, सबकॉन्शियस के साथ, इनकॉन्शियस के साथ, वो सारी है असेंडिंग एलिमेंट। एंड टू बेयर द बर्डन ऑफ ह्यूमैनिटी टू द फुल, पूरे तरीके से हमने इसको सहन किया है। एंड एक्सपीरियंस नॉट इन ए मियर प्ले, और दूसरे क्या कहेंगे भी, लीला के रूप में किया है, भगवान है। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं कि खाली लीला के रूप में हमने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर फुल रूप से, नॉट इन ए मियर प्ले और लीला, बट इन ग्रिम अर्नेस्ट, की सच्चाई से, ऑल दी ऑब्स्ट्रक्शन, डिफिकल्टी, ओपोजिशन, baffled and hampered and only slowly victorious labor which are possible on the path, इस पथ के ऊपर जो भी संभव, जो भी समस्याएं या हॉस्टिलिटी, समस्याएं तो एक चीज है भी, आप पहाड़ में छेद निकाल रहे हैं, वो एक समस्या हो सकती है और बहुत भारी समस्या हो सकती है, पर अगर पहाड़ हॉस्टाइल हो जाए, उधर से पत्थर आपकी तरफ फेंकना शुरू कर दे, जिस भूमि पर आप खड़े हो वो प्लानिंग करना शुरू कर दे कि आपको कैसे निगल जाए, या वहां का वातावरण आपके विपरीत हो जाए, जो जो समस्याएं हैं ऊपर से, बाहर से, अंदर से, वो आपको निगल के आपको मटियामेट कर देने की कोशिश करती हूं, आप सोचो क्या हो रहा है। आपको पूरी मनुष्य जाति को रिप्रेजेंट करना है, उसके असेंडिंग जो एलिमेंट है, और आपको रिप्रेजेंट किसको करना है, जो प्रभु ऊपर से आ रहे हैं उनको भी एम्बॉडी करना है। तो इसलिए डिफिकल्टी ये किस तरीके की है, अब आप ये देख लो। अच्छा, दूसरी चीज,
इससे अगर वास्तव में एट हार्ट हम इसको ले लें, ये पिक्चर हमको थोड़ी थोड़ी क्लियर होती है कि ये क्या बोल रही है माँ। ये कोई इतनी इजी या ऐसी कोई चीज नहीं। फिर ये श्री अरविंद का 35th वॉल्यूम है, जो अपने बारे में और आश्रम के बारे में, लेटर्स ऑन हिमसेल्फ एंड द आश्रम। उसमें इनको ये लेटर लिखा है दिलीप कुमार रॉय ने, जिसके अंदर हिंदुओं का उस टाइम बंगाल के अंदर कत्ल हो रहा था और बड़ी बड़ी खराब स्थिति थी और वो बहुत विचलित थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आश्रम में कुछ कर नहीं रहा, इसकी बजाय वहाँ बंगाल के अंदर, क्योंकि उनका अगर बैकग्राउंड देखो तो वहाँ वो बहुत ही गणमान्य परिवार से आते थे, और उन्होंने कहा वहाँ की स्थितियों के लिए लोग मेरे को बोल रहे हैं, टैगोर जैसे लोग भी मेरे को बोल रहे हैं कि आश्रम में क्या कर रहा है बैठ के, यहाँ जहाँ तेरी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ क्यों नहीं आता। और अगर वास्तव में आप अपने प्रांत से इतने ज़्यादा एकमय महसूस करते हो और वहाँ करोड़ों लोगों का कत्ल हो रहा हो, बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो ऐसे में उन्होंने ये पत्र लिखा। क्योंकि आप जब डिफ़िकल्टी की बात करते हो, तो जैसे कुछ लोगों ने हमको इसमें लिखा है कि डिफ़िकल्टी है नहीं, या जिस भी तरीके से हमने लिखा है, हम किन डिफ़िकल्टीज़ की बात कर रहे हैं आप देखिए तो सही। वी मस्ट नॉट लेट आवर रिएक्शन टू इट बिकम एक्सेसिव। उनको कह रहे हैं कि हमारा जो रिएक्शन है, जो भी स्थितियां वहां की चल रही है, और सजेस्ट डिस्पेयर, या हमको इसके अंदर डिस्पेयर, अवसाद में जाने की जरूरत नहीं है। कि उन्होंने बहुत लंबा लेटर लिखा होगा, और वास्तव में जिस तरीके की स्थितियां थी, कोई भी इससे विचलित हो सकता है। छोटा सा दंगा भी होता है तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 20 मिलियन हिंदूज इन बंगाल एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सटर्मिनेटेड। इवन हिटलर, अपना जो योगी कृष्ण प्रेम है, उसके अंदर भी ये पत्र है। ये इसके बारे में, क्योंकि दिलीप कुमार रॉय ने पहले लिखा, फिर उसके बारे में श्री अरविंद ने लिखा, उन्होंने उसी पत्र को कृष्ण प्रेम को भेजा, कृष्ण प्रेम ने उसकी प्रतिक्रिया दी। तो बहुत अच्छा ये एपिसोड है पूरा का पूरा, अगर उसको कोई पढ़ पाए। पुस्तक तो आप लोगों के पास है। Even Hitler with his scientific methods of massacre could not exterminate the Jews, who are still showing themselves very much alive. And as for Hindu culture, it is not such a weak and fluffy thing as to be easily stamped out. तेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हिटलर ने साइंटिफिक तरीकों से भी मैसाकर न संहार किया तो भी सारे ज्यूज को वो एक्सटर्मिनेट नहीं कर पाया। तो वहां जो 20 मिलियन जो हिंदू हैं बंगाल के अंदर, वो तू उनकी परेशानी तेरे को करने की जरूरत नहीं है। और जो भारतीय जो संस्कृति है, वो इतनी कोई निर्बल और फ्लफी चीज नहीं है कि उसको यूं कोई ब्लोट आउट कर दिया जाए। इट हैज लास्टेड थ्रू समथिंग लाइक 5 मिलेनियम्स। इतनी सहस्राब्दियों से ये चली आ रही है, एटलीस्ट कम से कम, एंड इज गोइंग टू कैरी ऑन मच लॉन्गर एंड हैज एक्यूमुलेटेड क्वाइट इनफ पावर टू सर्वाइव। व्हाट इज हैपनिंग, ये तो सारा चलता रहता है। अब मेन जिसके लिए मैंने ये कोटेशन या ये संदर्भ आपके लिए ये चूज किया है, आई हैव नॉट बीन डिस्करेज्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग। जो अभी वहां हो रहा है उससे मैं डिस्करेज नहीं हूं, बिकॉज आई नो एंड हैव एक्सपीरियंस्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार मैंने ये महसूस किया है, दैट बियॉन्ड द ब्लैकेस्ट डार्कनेस, अंधतम जो समय है या काल है डार्कनेस का, उसमें भी जो डिफिकल्टी की हम बात कर रहे हैं, तो जिसको हम अंधतम, अब उससे ज्यादा अंधा और क्या होगा काल जिसमें नरसंहार चल रहा है। और एक्चुअल में आप उसका ब्यौरा पढ़ेंगे कि बंगाल में क्या हुआ था, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जो डिस्क्रिप्शन है उसको इवन अभी हम पढ़ते हैं तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अगर थोड़ा बहुत भी हमारे अंदर भावना है तो। और उसके विषय में श्री अरविंद की ये बात पढ़ के वो क्या कह रहे हैं डिफिकल्टी के बारे में,
कि बियॉन्ड द ब्लैकेस्ट डार्कनेस देयर लाइज फॉर वन हु इज ए डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइन का इंस्ट्रूमेंट है, जो हम बनने की अभिप्सा रखते हैं, उसके लिए अगर अंधतम भी काल हो तो द लाइट ऑफ गॉड्स विक्ट्री उसके अंदर है, उसमें कोई भी संदेह नहीं हो सकता। आई हैव नेवर हैड ए स्ट्रोंग, अब ये श्री अरविंद की बहुत ही फंडामेंटल चीज है, बहुत मार्मिक चीज है कि मेरे को कोई भी पर्सनली, आई हैव नेवर हैड ए स्ट्रोंग एंड परसिस्टेंट विल फॉर एनीथिंग टू हैपन इन द वर्ल्ड। विश्व में ऐसी कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए मैंने प्रबल और परसिस्टेंट सतत कोई जिसके लिए संकल्प शक्ति लगाई हो, और विच डिड नॉट इवेंचुअली हैपन इवन आफ्टर डिले, और जो डिले के बाद मतलब समय उसमें डिले हो गया हो, या डिफीट, या उसमें आपको डिफीट हुई हो, या इवन डिजास्टर, या उसके अंदर बीच में अगर डिजास्टर भी हुआ हो तो भी ऐसी कोई मेरे विल न थी, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग विल मेरे जीवन में नहीं रही जो इवेंचुअली संसार में न हुई हो या जो संसिद्ध न हुई हो। देयर वॉज ए टाइम, एक समय ऐसा था, व्हेन हिटलर वॉज विक्टोरियस एवरीवेयर एंड इट सीम्ड सर्टेन दैट ए ब्लैक योक ऑफ द असुर, कि असुर का जो काला जो जुआ है उसका जो साम्राज्य है वुड बी इम्पोज्ड ऑन द होल वर्ल्ड। आप ऐसी स्थितियों की, मतलब डिफिकल्टी की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें सिंसियरिटी कहाँ आती है, डिफिकल्टी क्या होती है, डिफिकल्टी श्री अरविंद के सामने आई, माँ के सामने आई या नहीं आई, तो वो मैंने बता ही दिया। जो कॉन्शियसनेस का पार्ट है वो शायद आज हम नहीं ले पाएंगे, अभी तो डिफिकल्टी का थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। तो हिटलर के समय में ऐसा एक समय लगा कि जो काला जो असुर का जो जुआ है उसका जो साम्राज्य है, उसका जो अंकुश है, उसका जो योक है, वो पूरे संसार के ऊपर इंपोज हो जाएगा। बट वेयर इज हिटलर नाउ? हिटलर कहाँ है अब? हालांकि उसकी कहानी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से माँ ने उसके पीछे का जो असुर है उसको ट्रिक से निस्ते नाबूद कर दिया था, और इसीलिए जो वो लड़ाइयां पहले हिटलर जीत रहा था एकाएक जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। एंड वेयर इज हिज रूल? कहाँ है अब उसका रूल? पर एक समय तो पूरे संसार को ऐसा लगा था ये क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जो समस्याएं हैं, सतत उनके अंदर कोई ऐसी चीज थी, वो कह रहे हैं कोई भी ऐसी चीज मेरे स्ट्रॉन्ग विल ऐसी नहीं रही जो कि इवेंचुअली जिसने अपने आप को फुलफिल न किया हो। इसके बाद किसी एक फिर एक ऐसा कोई लेटर है, ये वही वॉल्यूम 35 है, कि अपने बारे में श्री अरविंद और आश्रम के बारे में जो पुस्तक है, लेटर्स ऑन हिमसेल्फ एंड द आश्रम, इसमें 323 नंबर पेज के ऊपर है। ये खाली इसलिए है क्योंकि वहां जो आश्रम में कोई भक्त है वो लिख रहा आपको क्या दिक्कत है, आपको न तो कोई डाउट आया होगा, न कभी कोई डिफिकल्टी आई होगी, जिसको हम कहते हैं डिफिकल्टी हम मोर्टल्स को आती है, हम बेचारे मर्त्यशील जो प्राणी है हमको आती है, आपको क्या जोर आता है, इसलिए आप ऐसी चीजें लिख देते हो। वो प्रैक्टिकल तो है नहीं, कैसे करें हम? सारे दिन इतनी सारी समस्याएं लगी रहती है, दुकान जाने की जल्दी लगी रहती है, इस चीज की जल्दी लगी रहती है, आपको क्या पता इन चीजों का? भैया आप शांति से आश्रम में रहते हो, सारी चीज सुचारू चल रही है, आपको क्या जोर आया, आप अपना ध्यान करते हो। मतलब ये एक्चुअल में इन शब्दों में लोगों ने इस तरीके की बातें कही हैं। किसको? श्री अरविंद को। और कोई और दूसरा आदमी नहीं था। वहां जो ऊपर कॉपीज आती थी, नोटबुक्स थी साधकों की, वो सारी इकट्ठी हो जाती थी नीचे, जहां से जो ऊपर सीढ़ियां चढ़ती हैं वहां सारे अपनी अपनी इकट्ठी करके और कॉपीज रख देते थे।
और वो ऊपर जाती थी तो उनको कहते थे आप कह रहे हो हमको समय ही नहीं मिला। तब श्री अरविंद एक्सप्लेन कर रहे हैं मैं कितनी बजे से मतलब टाइम टेबल बता रहे हैं उसको कि इतनी बजे से इतनी बजे तक तो मैं पत्र लिख रहा था और इसमें मेरे पास ये समस्याएं थी। अब बताओ आपका पत्र लिखने में मेरे को 2 घंटे लेट हो गई, अब मैं क्या करता? पहले उसका जरूरी था, मतलब एक दिन नहीं, आपका लिखने में। एक जगह श्री अरविंद ऐसा लिख रहे हैं, भी मेरी आंखों ने मेरे को थोड़ा सा, मैंने समझाने की तो कोशिश करी पर मेरी आंखों ने जवाब दे दिया। वो बेचारी लाल हो रही है, मान नहीं रही। मैं कोशिश कर रहा हूं उसको समझाने की, जैसे ही वो थोड़ा मान जाती हैं वैसे ही मैं तेरे को तेरे पत्र का जवाब दे दूंगा। अभी तो मेरे को लगता है कि तेरे फ्रेमवर्क को ठीक रखने के लिए इतना जवाब तेरे लिए इनफ होगा। और ये जवाब वो अपने डिक्टेट करके किसी सेक्रेटरी से या किसी से लिखवाते थे। पर कुछ लोग जो एडवांस्ड हैं वो कहते थे नहीं प्रभु हमको तो आपकी राइटिंग के अंदर चाहिए। ये क्या मतलब हुआ भाई? इस आश्रम में रहने का मतलब क्या हुआ अगर आप हमको लिख नहीं सकते, 2 लाइन नहीं लिख सकते आप हमको? हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। तो अब एक व्यक्ति ऐसे ही वो क्या लिख रहे हैं कि यू राइट एज इफ, श्री अरविंद उसको लिख रहे हैं तुम तो ऐसे लिख रहे हो मेरे को जैसे मेरे को कभी कोई डाउट न रहा हो या कोई डिफिकल्टी ना आई हो मेरे को। आई हैव हैड वर्स देन एनी ह्यूमन माइंड कैन थिंक ऑफ। मनुष्य का मन जो है जितनी खराब से खराब कोई या जितनी भीषण से भीषण कोई सोच सकता हो, उससे भी गंभीर, उससे भी बुरी समस्याएं, डाउट और समस्याएं। जैसे आप कहते कैसे करें, डर लगता है भी, कुछ लोग बोलते हैं कैसे करें हम, डर लगता है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि वो वैसे डाउट और समस्याएं जिसकी कि मनुष्य जाति कल्पना कर सकती हो, खराब से खराब की, उससे भी खराब को मैं भुगत चुका हूं। इट इज नॉट बिकॉज आई हैव इग्नोर्ड डिफिकल्टीज, मैंने डिफिकल्टीज को इग्नोर करने के कारण नहीं, बट बिकॉज आई हैव सीन देम मोर क्लियरली, एक्सपीरियंस देम ऑन ए लार्जर स्केल देन एनीवन लिविंग नाउ और बिफोर मी। अभी कोई भी विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति, मतलब लिविंग नाउ, अभी कोई विद्यमान है या मेरे से पहले कोई विश्व में ऐसे रहा था जिसने कि इतना स्पष्टता से समस्या को क्लियरली देखा हो या उसको इतना क्लियरली अनुभव किया हो। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को, माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं हमको पर्सनल साधना की या जिस अतिमानस के उद्घोष की वो बात करते हैं वो हमको पर्सनली जरूरत ही नहीं थी। ह्यूमैनिटी के स्तर से तो माँ 5 वर्ष की उम्र से पहले ही वो उससे ऊपर थी, उसको पर्सनल साधना की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो क्या कर रहे थे वो फिर? तो हमको ये कहने का कोई राइट नहीं कि हमारी डिफिकल्टी ऐसी है या हमारी डिफिकल्टी वैसी है। ये हमारे इस पूरे ग्रुप के लिए ये सारी चीजें, क्योंकि ये ही बहाने हैं। हम कहते मेरी डिफिकल्टी ऐसी, तो डिफिकल्टी किस स्तर की हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया। सिंसियरिटी के क्या मायने हैं वो थोड़ा जायजा दे दिया आपको। तो अब वो क्या कह रहे हैं, ऑन ए लार्जर स्केल देन एनीवन लिविंग नाउ और बिफोर मी, दैट हैविंग फेस्ड, उनको फेस किया, एंड मेजर्ड देम, मेजर मतलब उनको मैंने मापना, मतलब कोई चीज को कि आपको मैंने माप लिया है, माप लिया, आपकी था पा ली है मैंने, उसको कहते हैं उनको मैंने मेजर कर लिया। मतलब आपने कोई चीज को मेजर करना मतलब आपने उसको भर लिया कि इतने इतना है, इसकी था पा लिया आपने। तो जितनी भी समस्याएं हैं उनको मैंने फेस किया है और वो क्या है उनको मैंने मेजर कर लिया। आई एम श्योर ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ माई वर्क, और मैं अपने काम के जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में बहुत श्योर हूं। इवन इफ आई स्टिल सॉ, और अगर मैं ये भी देखता हूं कि द चांस, अगर मैं ये चांस भी देखूं दैट इट माइट कम टू नथिंग, मैंने जो भी काम किया है पूरे जीवन भर अतिमानस को लाने के लिए, जो मैंने जीवन भर जो प्रयास किया है या जो भी मैंने काम किया है, क्योंकि श्री अरविंद के वो जो स्वप्न हैं जो उन्होंने अपने उत्तरपाड़ा के भाषण में दिए थे कि ये चीजें हैं और वो हो रही हैं, जो अपने पागलपन जो उन्होंने अपनी वाइफ को बताए थे, फिर वहां उन्होंने कहा कि भी ये मेरे एस्पिरेशंस हैं, ये मेरे इंटीमेशंस हैं, ये मेरे ड्रीम्स हैं। तो अगर ये मेरे को लगे कि इनके लिए प्रयास करना विल कम टू नथिंग, ये असफल होगा, विच इज इम्पॉसिबल, जो कि असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई शुड गो ऑन अनपर्टर्ब्ड, तो भी मैं बिना विचलित हुए सतत रूप से उतनी ही मुस्तैदी के साथ उसके लिए लगा रहूंगा।
because I would still have done to the best of my power the work that I had to do. जो मेरे को काम करना था, मेरी जो सर्वोत्तम शक्ति है, मेरी बेस्ट जो पावर है, मेरी जो कैपेबिलिटी है, उसका टॉप मोस्ट है, उसके अंदर मैंने अपना काम कर दिया होगा. एंड व्हाट इज सो डन, और जो ऐसे किया जाता है कोई भी काम, ऑलवेज काउंट्स इन द इकोनॉमी ऑफ द यूनिवर्स. और विश्व के अंदर जो भी काम चल रहा है, श्री कृष्ण ने जो काम किया आज भी उसका मूवमेंट अब तक भी चल रहा है. श्री अरविंद ने अपने समय में जो लिखा था, आज हम जितनी चीजें उन्होंने लिखी हैं वेद के विषय में, जो मानव चक्र है उसमें उन्होंने जो जो चीजें दी है, आज भी हम समझ ही नहीं पा रहे. राजनीति के अंदर वही गलतियां उनको फिर भी दोहराते जा रहे हैं. जो उन्होंने उस समय जितनी चीजें सूत्र प्रदान कर दिए, लगता नहीं कि मनुष्य जाति आज भी उनको ग्रहण करने के लिए पूरे तरीके से तैयार होगी. तो भी उन्होंने जो सूत्र दिए कम से कम हमको एक आशा तो है. हम भाई जो भी उनकी तरफ मुड़ते हैं उनको तो आशा है. बट वाई शुड आई फील दैट ऑल दिस में कम टू नथिंग व्हेन आई सी ईच स्टेप. हर स्टेप मेरे को ऐसी लगती है, मैं फील करता हूं, एंड वेयर इट इज लीडिंग, एंड एवरी वीक एंड डे, हर सप्ताह और हर दिन. Once it was every year and month, and hereafter it will be every day and hour. हर दिन हर घंटा brings me to much nearer to my goal. तो क्या दिक्कत है, मेरे को हर घंटा मेरे गोल के नजदीक लेके आ रहा हो. In the way that one treads with the greater light above, even every difficulty gives its help. और इस प्रकाश में, जैसे कुछ लोगों ने लिखा कि जो भी समस्याएं आती है वो एज ए हेल्प है, पर हेल्प किस में? अरे भाई हेल्प किस चीज में? उस काम को करते जाने में, या एक वो वेकअप कॉल है कि वो मत करो. कोई शुगर पेशेंट है, अब वो चीनी खाते जा रहा है, उसको एकदम तबीयत बिगड़ गई, तो वो कहते देखो मेरे को डिफिकल्टी आई इसके अंदर, तो मैं और ज्यादा मनोयोग से चीनी खाना शुरू कर देता हूं और मैं इस पे विजय प्राप्त कर लूंगा. अब ये तो बेतुकी बात हुई. तो वो डिफिकल्टी है या वेकअप कॉल है, क्या है? आप इस एक पथ पे जा रहे हो, उसकी समस्याएं तो उसके लायक हो सकती है. आप किचन में कोई एक प्रोसेस में हो, उसकी जो कंडीशंस है आपने सहर्ष स्वीकार करी है, उसकी जो हीट है या जो भी समस्याएं हैं या जो भी कंडीशंस हैं, वो आपने इंटेलिजेंट तरीके से स्वीकार करी हैं. पर आप कोई बेवकूफ़ी से काम करना शुरू कर दो और उसको बड़े डिसिप्लिन से करना शुरू कर दो, अपने शरीर के साथ कोई ऐसी चीज़ जो उसके गुणधर्म के बिल्कुल खिलाफ हो, कि आप कह दो नहीं, शरीर ने आपने पहली बार कोई उसको मादक पदार्थ दिया और उसने उल्टी कर दी, तो कहते नहीं नहीं इसके ऊपर मेरे को विजय प्राप्त करनी है. ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बेतु की बात हुई. तो जीवन में हम जिसको डिफिकल्टी बता के कह रहे हैं हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, अरे करोगे किससे? किस प्रकाश में चलोगे? कौन कौन सा प्रकाश आपको बताएगा कि ये चलने लायक है या नहीं है? तो पहली चीज तो ये हो गई, इवन एवरी डिफिकल्टी गिव्स इट्स हेल्प. और जब आप सही मार्ग में चल रहे हो तो वो फिर बाद में हेल्प बन जाएगी, एंड हैज इट्स वैल्यू. भाई आप सिर बिड़ाओ दीवार के और कहो मैं इसमें रास्ता बना दूंगा, सिर फूट जाए आपका, दिन मैं रोज बिड़ाना शुरू करूंगा, देखो एक दिन तो ओवरकम करूंगा. आप कर सकते हो ऐसा प्रयोग. एंड द नाइट इटसेल्फ कैरीज इन इट द बर्डन ऑफ द लाइट दैट हैज टू बी. और जो अंधकार, जो रात्रि भी है, गहन रात्रि, नाइट को कैपिटल लिखा श्री अरविंद ने, उसमें भी जो लाइट का जो बर्डन है वो होगा उस रात्रि के अंदर, अगर आप इस पथ के ऊपर चल रहे हो. इसके अंदर जो चीज आज जो कवर नहीं कर पाए, और जो शायद उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा अपना गंभीर डिस्कशन चेतना वाली बात पे हो गया, और जो एक फंडामेंटल चीज है, क्योंकि पता नहीं आप उसको कैसे लेते हैं, तो वो आप कॉन्शियसनेस का जो अपना डिस्कशन हुआ था वो आपको उसको रिविजिट कर सकते हैं. अब इसके अंदर पहले तो इतनी जो अपन ने बातें करी हैं सिंसियरिटी के विषय में और डिसिप्लिन, इसमें डिफिकल्टीज के विषय में, इस बारे में किसी के कोई बात हो तो इसको यहां ले सकते हैं, और थोड़ा बहुत उसके बाद में अगर कोई चीज हुई तो लेंगे, नहीं तो वी शुड मूव फर्दर. अगली बार आगे चल सकते हैं अगर आज अपने को यहाँ हो जाता है तो.
पर ये इससे एक थोड़ा टेस्ट तो आता है। और ये पूरा जो कोटेशन है इसका भी एक थोड़ा हमको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि माँ बोल क्या रही है। हाँ, इसमें जो फंडामेंटल चीज जो बच गई वो है आपकी कॉन्शियसनेस, कि उसमें वो किस तरीके से बनी हुई है। पर वो इतना फंडामेंटल चीज है, वो सारा मैंने छांटा, वो सारी चीजें करी, पर वो मेरे को एक नेसेसरी ग्राउंड नहीं दिख रहा जिसमें कि वो बात करी जाए। और इतना नेसेसरी हमारे अंदर ग्रुप में पेशेंस भी, टू बी ऑनेस्ट, नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम बेचैन हो उठेंगे थोड़ा सा इसमें लंबा होते ही, तो इसलिए वो चीज नहीं आ पाएगी। तो जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही दे सकते हैं। हालांकि ये भी जो माँ ने कही है वो कोई डाइजेस्ट करने की तो बहुत मुश्किल है। अब इसमें किसी की कोई बात है तो बोलिए। एक बात पूछना चाहता हूं जी, सामंजस्य की कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए? बेसिकली आप जो कह रहे हैं और उसके पीछे से जो बात आ रही है उसकी समस्याएं ये है कि मैं जो समझ रहा हूं वैसे ही होना चाहिए तो सामंजस्य है। अगर वैसे नहीं हो रहा तो सामंजस्य नहीं है। कि सामंजस्य लोगों के बीच के अंदर भी आप किस आधार पे, आपके पास मानक क्या हैं। तो इसलिए मेरे जो तरीके हैं सोचने समझने के वैसे सब जने चलें तब तो सामंजस्य। मैं जैसे सोच समझ नहीं रहा और दूसरे अपने तरीके से सोच समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सामंजस्य नहीं। सामंजस्य स्थापित करने का एकमात्र तरीका है पहले मेरे अंदर तो सामंजस्य हो। मेरी जो हाईएस्ट सत्ता है वो अगर मेरे जो बारी पार्ट्स हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करे तो मैं एक बेटर पोजीशन के अंदर होऊंगा कि नेसेसरी मेरे रिएक्शंस क्या होने चाहिए। सामंजस्य का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को डांटोगे नहीं, या भगवान कह रहे हैं कि इन सारों को मार डाल, तो भगवान किसी सामंजस्य से विपरीत बात नहीं कर रहे। वो तो कह रहे लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह के लिए ये काम जरूरी है। तो आप सामंजस्य का जो अर्थ लगा के बैठे हैं अपने तरीके से, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस प्रश्न के साथ साथ पीछे से चीज आ रही है कि मैं जो चाहता हूं चाहता, क्योंकि वो आप उतने कॉन्शियस नहीं है, उसको थोड़ा सा आप सटल तरीके से सोचते हैं कि मेरा जो सोचना समझना है। तो कृष्ण प्रेम ने कहा कि अब मेरे जीवन के अंदर इतनी समस्याएं नहीं है, क्योंकि मैं अब ये इंसिस्ट नहीं करता कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो। अब मैं इंसिस्ट इस पे करता हूं कि कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसा हूबहू हो। और अब कोई डाउट रहता भी है तो मैं उसको एक बार एक कोने में पड़े रहने देता हूं, और अपना जो समय आता है जब आपको और डीपर एक्सपीरियंस आएगा तो वो डाउट अपना क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये सारी बातें जितनी भी हैं वो एक अलग स्तर की है। इसलिए जिस सामंजस्य की बात कर रहे हैं वो आपके अंदर ही रह सकता है, आपके बाहर नहीं रह सकता। आप यूनिटी हार्ट के लेवल पे तो कर सकते हो, आप शरीर के अंदर एकात्मकता कैसे रख सकते हो ये बताइए। आप ये कहें कि हम दोनों भावना से तो एक हैं, ये तो आप कह सकते हो, पर हम दोनों शरीर से एक हैं, शरीर से तो आप एक नहीं हो। तो ये एक इसके अंदर बेसिक समस्या है। तो आपके प्रश्न के साथ साथ में कि मेरा जो सोचना समझना है उसको, उसके ऊपर आप इंसिस्ट करेंगे और आप ये सोचेंगे उसके तरीके से सामंजस्य हो, कभी नहीं होगा। आप उस डीपर सामंजस्य का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, तो चीजें अपने आप सही चलने की दिशा में हो सकती हैं। चले नहीं चले आपके ऊपर है ही नहीं, आप थोड़ी उनके ऊपर कहेंगे चीजें ऐसी चलनी चाहिए। चला तो मां रही हैं, आप मां के तरीके से करना शुरू कर दो। जो नेसेसरी चीज है अपने आप आपके वाणी से, कर्म से, आपके भावनाओं से होनी शुरू हो जाएंगी। फॉर द मोमेंट अगर सामने वाले को यह भी लगेगा कि मारोदिया जी जो कह रहे हैं वो आपको गुस्से से कह रहे हैं, या बच्चे को बड़े होने के बाद पता चल जाता है कि माँ बाप ने जो कही थी मेरे भले के लिए कही थी, तो आज वो अगर ये कहें भी तो भी अगर आपका भाव वास्तव में उनकी सहायता का रहेगा तो अपने समय से वो फुलफिल होगा। और आज अगर आप उनको लपेट के अपने स्वार्थ की बात कहेंगे फिर आप ये सोचे सामंजस्य हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। तो पहले वो एस्टेब्लिश आपको करना होगा अपने अंदर।
बार नहीं हो सकता। फिर वही बात इसमें सच्चाई की आ गई। आप क्या सच्चे हैं? आप जिस गोल की बात करते हैं और सच्चाई की हमने सिंसियरिटी की बात कर ही ली इसमें, तो सारे मानक हमको माने दे दिए कि वो कह रहे हैं कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपका सेंट्रल ट्रूथ है उसके खिलाफत में हो। अब कोई भी चीज की बोल रहे हैं, यहां तो सारी चीज खिलाफत में है, हम तो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कन्फर्मिटी में कौन सी है। ये कह रहे हैं कोई भी चीज उसकी खिलाफत में ना हो, हमारे तो उल्टी बात चल रही है। हम तो ये ढूंढ रहे हैं कि उसकी कन्फर्मिटी में कौन सी है, खिलाफत में तो सारी खड़ी हैं। तो इसलिए हम अपनी तुरंत की प्रेजेंट कंडीशन जो है, हम कहां खड़े हैं वो देखें। और कोई बात? मैं कुछ कहना चाहता हूं सर। जी बताइए। सर एक तो जो आपने बाद में जो जवाब दिया वो बहुत ही सुंदर दिया, और इसको मैं अगर पूरे को जो आपके 3 मिनट का उसको मैं 1 सेकंड में करना चाहूँ तो ये है कि हमें समय के साथ हम सामंजस्य बैठा सकते हैं, और नंबर 2 हमारे अंदर ये सिंसियरिटी हो कि हमने आगे सामंजस्य बिठाना है तो हम सामंजस्य बिठाएंगे, मगर इसमें 1 साल से लेकर 100 साल तक लग सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपकी इस बात का एक बहुत ही सुंदर जवाब भी देना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि जरा भी लंबा हो जाता है तो आप लोग इतने सिंसियर नहीं है कि आप लोग इरिटेट होने लगते हैं, और इतने जब टॉक हमारी लंबी हो जाती है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि मेरी ये दूसरी टॉक है। जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर हमें ये पता लग जाए कि हमने इतवार के दिन 10 से लेके 12 बजे तक और कोई काम करना ही नहीं है, और हम अपने सारा सिस्टम इस तरह से सेट कर लें, तो हमें कोई इरिटेशन या कोई भी जल्दबाजी या कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये फीडबैक जो मेरे पास आया था जी वो, क्योंकि आप तो पिछली बार ही जुड़े हैं और आप जी पहले सुन के जुड़े हैं, और जी बाकी ग्रुप जो है वो सुन के नहीं, वो ग्रुप ने ओरिजिनेट किया है इस ग्रुप को, जी इसलिए वो आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं है। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नहीं, मेरे ठीक कह परिप्रेक्ष्य रहे में हैं नहीं। आप, पर हाँ ये जो अगर परिप्रेक्ष्य जो दूसरे हाँ बैठे हैं वो उसके लिए है, इसलिए उसमें अपने को आगे चर्चा की जरूरत नहीं है। जी जी, थैंक यू। इसके अंदर जहां तक सामंजस्य की हम बात कर रहे हैं, हमको सामंजस्य की जरूरत नहीं है। सामंजस्य हमको एकमात्र ये है कि हम पूर्ण रूप से किस तरीके से मां को दे दें। सामंजस्य बिठाना होगा वो बिठाएगी, नहीं बिठाना होगा, भाई आपको दीवार के ऊपर जिस तरीके का रंग करना होगा, आप कैसे पता करेंगे? जो बिल्डर है या जिसके मूल प्रारूप है, जिसकी बुद्धि में, अगर आप ये मान के चलें कि इसके ऊपर काला रंग है, इसके ऊपर नहीं करना चाहिए, तो ब्लैक बोर्ड कैसे बनाएंगे? तो मूल प्रारूप जब जगदम्बा के संकल्प से आप युक्त होंगे, एक होंगे, अब वो आपसे क्या करवाती है? सामंजस्य बिठाती है तो अच्छी बात है, सामंजस्य भी तो आप उसी की इकाइयों के साथ करेंगे। जब आपके एक बुद्धि है, देखिए एक हाथ दूसरे से सामंजस्य बिठाने का प्रयास कभी भी नहीं करता, क्योंकि ये भाव उठ ही नहीं सकता। एक हाथ कभी भी ये नहीं कहेगा गलती से भी कि मैं दूसरे हाथ को चोट न पहुंचा दूं। अगर ये हाथ के भाव आ जाए तो उसमें डिफरेंस आ गया। जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैं दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करूं, तो आपने एक डिफरेंस स्थापित कर दिया। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं, कोई जनरली ये बातें कहते नहीं क्योंकि सुनने में अच्छी नहीं लगती, कि हम ये कहें सामंजस्य की आवश्यकता नहीं है। सामंजस्य आपके पास वो तरीका भी नहीं है जिससे आप स्थापित कर सकते हैं। अगर वो तरीके होते तो लोग स्थापित कर चुके होते, क्योंकि जिस चीज के ऊपर वो अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप किस पे स्थापित कर सकते हैं? अपनी जो सात्विक बुद्धि है उसके ऊपर। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं अच्छा है उस दिशा में, बजाय इसके घोर रूप से आप अपने ऊपर केंद्रित हों, उसकी बजाय ये भावना आना तो बहुत ही नेसेसरी है किसी भी कम्युनल लिविंग के अंदर, या ह्यूमन लिविंग के अंदर, ह्यूमेन मानवीयता के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। पर जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, हम इसमें प्योरली खाली इस चीज की चाहते हैं कि माँ के हम इंस्ट्रूमेंट कैसे बने, या हम पूर्ण रूप से कैसे उसका काम करें। तो हर चीज का अपना जवाब माकूल तो ये ही हो सकता है कि कैसे हम उनके हाथों में अपने आप को दे दें। अब वो सामंजस्य तो वही बिठाएंगी। आपका जो ब्रेन है, आपके हर अंग के अंदर अपने आप ही सामंजस्य बिठा लेता है। पेट थोड़ी कहता है कि मैं एनर्जी दूंगा या नहीं दूंगा, अपना काम सब सारे सुचारू करते हैं।
ये थोड़ी है कि पेट को चिंता रहती है कि ये यहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो आपको सामंजस्य की चिंता रखने की जरूरत नहीं है। भाई आपके जो है आंखों को चिंता थोड़ी रहती है कि मैं ये देखूंगा तब पांव चलेगा, चिंता करके थोड़ी चलते हो आप। तो इसलिए जिस एकात्मक एक यूनिट के जैसे आपका पूरा बीइंग है, वैसे ये पूरा कॉस्मोस एक पूरा यूनिट है। आपको उस चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप चाहोगे तो भी रखना पड़ेगा, नहीं चाहोगे तो भी रखना पड़ेगा। इसीलिए तामसिक व्यक्ति है, गीता कहती है, जो श्री अरविंद की कमेंट्री है, कि प्रकृति है उसको बलात् मतलब अंगूठा दे के उसको जबरदस्ती उससे काम करवा लेती है। भूख के जरिए, डिजायर्स के जरिए काम तो परमात्मा का ही हो रहा है, पर उसमें कोई स्पिरिचुअल गेन नहीं है। तामसिक व्यक्ति अगर सारे दिन जो काम कर रहा है उससे वो कह रहे हैं कि नहीं इससे राजसिकता जरूरी है, पर राजसिकता तो कोई टॉप मोस्ट स्टेज नहीं है। उससे कह रहे हैं वो सात्विक होने की जरूरत है, वो भी टॉप मोस्ट नहीं है। उससे ऊपर है कि माँ अपने आप काम में लेंगी, वो जो करवाएंगी अपने आप करवा लेंगी। तो हमको इसकी भी आवश्यकता नहीं है इस बारे में चिंतित होने की कि वो सामंजस्य क्या होगा या क्या नहीं होगा। एकमात्र हमारा जो प्री ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन वो ये है कि पूर्ण रूप से हम माँ के कैसे हो जाएं। ये ही हमारे लिए इस ग्रुप में और कोई जवाब हो ही नहीं सकता, और कोई तरीके हो ही नहीं सकते। अदरवाइज क्या है, हम छोटे छोटे अगर ये गोल तय कर लेते हैं, आप इसको फॉलो करके देखिए, ये हमको पता नहीं कहां ले जाते हैं। क्योंकि सामंजस्य के नाम से हमने जो धारणाएं बना रखी हैं उनको अपनी क्रिया का मौका मिल जाता है। सामंजस्य के नाम से पता नहीं वो क्या क्या करते हैं। आपको क्या पता सामंजस्य के नाम से अगले को चांटा मारने की जरूरत न हो। आप तो कहेंगे नहीं सामंजस्य ठीक नहीं रहेगा इसमें। विवेकानंद जी अगर उस समय ये नहीं कहते कि मैं महासागर का सारा कीचड़ उठा के आपके मुंह के ऊपर फेंकूं तो भी हम आपका 1000वां 100वां हिस्सा भी इतना नहीं करेंगे जितने कि आपके क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारतीय संस्कृति के ऊपर जो प्रहार किया है। अगर ये शब्द उस समय वो बचा देते सामंजस्य के नाम से, पर अब अगर कोई दूसरा आदमी जाके जिसमें आत्मा में वो ताकत नहीं हो वो बात कहे तो डेफिनेटली सामंजस्य के अभाव हो जाएगा। पर विवेकानंद जी क्योंकि अंदर से सामंजस्य है आत्मा का, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो सामंजस्य तो आंतरिक है, फिर आप जो बोलते हो वो युक्त है। तो इसीलिए युक्त होने की पहली जरूरत है सामंजस्य, और या लव है, या जितने भी एट्रीब्यूट्स आप उसको देते हैं वो तो अपने आप हो जाएंगे। आपको क्या पता कि कृपण होने की जरूरत है या नहीं है। माँ के लिए एक एक पैसा बचाने की जरूरत है, पर जब खोल के देने की जरूरत है वहां देने की भी जरूरत है। तो कौन सा आप जो अवगुण मानते हो वो गुण हो सकता है, जिसको गुण मान सकते हो बिल्कुल अवगुण हो सकता है, कौन कहे। तो हमारे ग्रुप के लिए हम ये मान के चलते हैं कि माँ निर्धारित करेगी। हमारी जो अंतरतम जो जो एस्पिरेशन है, यही तो वो माँ कह रही है कि हर क्षण डेली उसको एस्पिरेशन को रेक्टिफाई करना है, डेली नहीं क्षण क्षण उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। और वही हमारा सारों का यहाँ ध्येय है, और कोई बात इसके अंदर। अपराजिता शायद कुछ कहना चाह रही है इसमें। हाँ भैया, भैया जो हम जान रहे हैं कि हाईएस्ट चेतना बहुत आप भी बोल रहे हैं, तो ये हाईएस्ट चेतना हमारी क्या है? हाईएस्ट चेतना नहीं कह रहे, आपका हाईएस्ट आइडियल कह रहे हैं। हाईएस्ट चेतना में तो आप स्वयं परमात्मा हैं, वो आपका ट्रूथ है। पर हाईएस्ट आइडियल, आज आप कोई भी आइडियल आपके डीपेस्ट मोमेंट में, ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसके की साइकोलॉजी नहीं हो, जो अपने सब्जेक्टिव जो आंतरिक मोमेंट्स में जो कोई फीलिंग न हो, भावनाएं न हो, हृदय न हो, जिसने जीवन में कोई एस्पिरेशन, ये क्या जीने का तरीका है। कई चीज आप जो समाज में देखते हो उससे तुरंत आप श्रिंक करते हो, अरे ये क्या तरीका हुआ, तो क्या करना चाहिए। तो तुरंत एक ऐसी चीज है भाई ये तो नहीं होना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए। उन सारों में धीरे धीरे अगर ये विवेचन आज तक नहीं है तब तो ये बात ही शुरू नहीं होती। निश्चित रूप से ऐसा कोई हमारे अंदर एक आइडियल, कोई ऐसी चीज, एक आदर्श, हाईएस्ट चेतना नहीं कह रहे, ये तो हाईएस्ट आइडियल कह रहे हैं। और वो आइडियल जो अपने आप में है वो धीरे धीरे इवोल्व होता रहता है। इसलिए यहां थोड़ा सा अंतर है। आपने भी तो कोई आदर्श बनाया होगा, मतलब सचेतन रूप से मानसिक आदर्श की यहां इतनी बात नहीं है जितना कि आप हार्ट में कोई चीज फील करते होंगे, बाहरी तरीके से नहीं, अंदर से आपको कहीं अच्छा लगता होगा। कोई चीज आपको ये महसूस होती होगी कि माँ के पास यहाँ आके, या समाधि के पास,
उनकी जब पुस्तक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो अच्छी अनुभूति हुई है जीवन भर और कितना मैं इसको पा सकूं। अगर ये एम भी नहीं है तो पहली चीज तो ये मंथन की तो आवश्यकता है। ये तो इस ग्रुप में हम सारों को ये आवश्यकता है कि ये वाली बात तो हम सारों को थोड़ी थोड़ी हो, और ये आइडियल अगर हमने सेट न कर रखा हो तो पहले तो इसके ऊपर मंथन करने की हमको आवश्यकता है। ये हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहे हम, तो हाईएस्ट आप जो आज कंसीव कर सकते हो उस आइडियल की बात कर रहे हैं। और कुछ? स्नेहा कोई बात है इसमें? नहीं भैया, इतनी सारी बातें हो गई, बस अब सोचना है इस पे। जो भी आप आज हमने पढ़ा है, इतनी सारी बातें जो आपने बताई हम लोगों को, उसको दोबारा सुन करके थोड़ा उस पे चिंतन करना है बस। कैसे